जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो हमारा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2023 में आपको हुआ था 24/11/2023 को। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा 2022 में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डैश का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ए ऑप्शन यूरिक डायमंड लीग, बी नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप या फिर यूरोपीय एथलीट चैंपियनशिप। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्यूरिक्स डायमंड लीग। जो आपकी ये ज्यूरिक्स डायमंड लीग है, ये 2022 में हुई थी आपकी। और यहाँ पे इन्होंने 88.44 मीटर थ्रो के साथ फाइनल जीता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे भाला फेंक। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने किताबुल हिंद को डैश भाषा में लिखा था। ए फारसी या संस्कृत, उर्दू या अरबी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा में। जो किताबुल हिंद है, इसका हिंदी नाम है भारत की खोज। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें 80 अध्याय हैं और ये 11वीं सदी में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ए लकड़ी की, बी संगमरमर, सी कांस्य और डी पत्थर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए। और दोस्तों, ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है। ये दूसरे वाला क्वेश्चन भी, अलबरूनी वाला भी और ये भी, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता में मूर्ति बनाने के लिए मोम लेपी विधि बोलते हैं इसे, लास्ट वैक्स कास्टिंग को मोम लेप विधि, इसका उपयोग किया जाता। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली थी, जो कि एक प्रसिद्ध प्रमाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ये भी ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। जो भारत का महान्यायवादी होता है, यह आपका आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का जो होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और उसे सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जीएमएस भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कोई भी अपने सोने को जीएमएस खाते में किसी भी रूप में जमा कर सकता था, और सोने की कीमत बढ़ाने के साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ जो है इसका ब्याज अर्जित कर सकता है। तो ये कब शुरू हुई थी? ए ऑप्शन 2015 या 2005, 2010 या 2020। तो 5 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 2015। ये जी एम एस, इसी फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इसका उपदेश क्या था? बैंक में जमा स्वर्ण को बैंक में सुरक्षित जमा रखना और उसे आर्थिक सहयोग के लिए बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा है, संविधान का आर्टिकल 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी भेदभाव, सी शोषण और डी अस्पृश्यता। तो दोस्तों, ये भी ऑफलाइन क्लास जब हमने पॉलिटी की थी, आर्टिकल 17 आपको बताया गया था। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत इन्होंने क्या कर दिया था इसमें? खत्म। तो ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है? आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में क्या आते हैं? आपके मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, डोल्लू कुनिथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए है? ए ऑप्शन भगवान राम के लिए या कृष्ण के लिए, शिव के लिए या विष्णु के लिए। दोस्तों, आप बताएंगे 7 का राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये किसके लिए है? भगवान शिव के लिए। डोल्लू कुन्नीथा ये कर्नाटक का है, ये लोकप्रिय नृत्य है और किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बारे में बताएंगे, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको और इसके बारे में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसमें दिया गया है कि बाजार मूल्य पर जीएनपी जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है 15,50,113 करोड़ और अप्रत्यक्ष कर आपका दिया हुआ है 1,75,386 करोड़। सब्सिडी जो है इस पे 38,504 करोड़। विदेश से शुल्क कारक आय क्या है आपकी? ये माइनस में है 13,439 रुपये। कारक लागत पर जीडीपी का मान। दोस्तों ये कैसे निकालते हैं आपको इनका पता होना चाहिए। ये क्या क्या दिया गया है आपका? एक तो दिया गया है आपका जो शुरू में जो है ये बाजार मूल्य पर जीएनपी, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस इतना है, अप्रत्यक्ष कर इतना है, सब्सिडी ये है और सब्सिडी के बाद में विदेश से शुद्ध कारक आय आपकी 13,000 इतना है। विदेश से शुद्ध कारक आय को बोलते हैं एनएफएआई, एनएफएआई। आपसे पूछा है कारक लागत पर जीडीपी, जीडीपी पूछी है आपकी फैक्टर कोस्ट पे, फैक्टर कोस्ट पे। तो आप निकाल लेंगे जीडीपी फैक्टर कोस्ट पे। जब निकालते हैं तो इसमें आता है जीएनपी, जीएनपी जो आपका मार्केट प्राइस है वो उसमें से माइनस करना होता है एनएफआईए, माइनस करना होता है विदेश से कुल अप्रत्यक्ष कर आपका और प्लस करना होता है उसमें सब्सिडी। तो इसे जब आप रखेंगे 15,50,113 प्लस 13,000 माइनस 17,000 प्लस 3800 इतना 38,540, तो ये आपका कुल मिला के आ जाएगा 14,000 वो 14,26,670, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है जो आपका पूछा है जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी पूछा है आपसे किससे? फैक्टर कोस्ट पे, जीडीपी फैक्टर कोस्ट। तो ये कैसे निकलता है? जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनएफएआई माइनस प्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा गया है 9 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी है आपके, वो राज्य से आय, स्थिति, सुविधा और अवसर में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा करता है। को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 44वें, 40वें, 43वें या 41वें। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर है आपका ए। ये कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कब जुड़ा था ये? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा है जो आपके क्रिकेटर थे अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में, क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। कब लिए थे? 1987 में, 1999, 98 या 86 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1999 में। यह कारनामा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया था। ठीक है भाई, किसने? अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे इन्होंने, 10 के 10 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। एनएसएसओ किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ए ऑप्शन श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डी उपभोक्ता मामले मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका एनएसएसओ कार्य करता है। और जो ये कार्य करता है इसका जो एनएसएसओ था, इसका नाम अब क्या हुआ है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कब से हुआ है? 23 मई 2019 से। पहले इसको क्या बोलते थे? सीएसओ,
CSO से NSSO हुआ और अब किस में हो गया, अब बन गया ये NSO। तो ये याद रखेंगे। ये क्या होता है, राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा है, आपसे बताया गया है, यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था। यंग बंगाल आंदोलन। ए राजा राममोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्र नाथ ठाकुर, डी हेनरी विलियम डेरोजियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विलियम डेरोजियो। ये थे, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एक अंग्रेजी भारतीय थे और कोलकाता के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। और इनकी जो आंदोलन की शुरुआत हुई 1820 और 1830 के दशक में हुई थी। ये बंगाली युवाओं को तर्कवाद, स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक सुधार, पश्चिम विज्ञान की ओर जो थे प्रेरित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपसे पूछा गया है, 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक थी। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक थी। ए ऑप्शन 3 या 1, 4 या 2। दोस्तों 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक केंद्र शासित प्रदेश की, और वो भी किसकी, राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया। केरल में 92.07% ये महिलाओं की थी। और टोटल ओवरऑल भारत की साक्षरता दर 74.04%। 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है आपसे, भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी असम, मेघालय, तेलंगाना। तो पूछा है कि जूट किस राज्य में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, तेलंगाना। भारत में जूट की खेती जो मुख्य रूप से है पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहीं पे क्या होती है जूट की खेती, पूर्वी क्षेत्र में। भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है जूट की खेती आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी। ए ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह या MS धोनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, युवराज सिंह ने। युवराज सिंह की कैंसर से लड़ाई और क्रिकेट में वापसी के बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं। ए ऑप्शन पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा या एनिमेलिया। तो आपसे पूछा गया है बैक्टीरिया के बारे में। तो दोस्तों जो ये आपके जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं ये किस जगत में आते हैं, मोनेरा जगत में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा जगत का ये एक सदस्य होता है। मोनेरा जगत में केवल एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जीवाणुओं के कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे लैक्टोबैसिलस, साल्नेमा, ई कोलाई। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये भी आपसे पूछ लेता है लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, इनके बारे में, कोलाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है आपसे कि कौन सी नदी में सर्वाधिक राज्यों से होकर बहती है। ए ऑप्शन दामोदर, महानदी, गंगा या सिंधु। तो दोस्तों आपको पता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, और यही सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर बहती है। ये आपकी गंगा नदी जो है उत्तराखंड से चलती हैं। गौमुख उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश गढ़, आपके गढ़ से होते हुए कहाँ पे, इलाहाबाद में, फिर बिहार में जा लेती हैं, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद कहाँ पे चली जाती है, बांग्लादेश में। तो इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से
गंगा नदी का निर्माण होता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। गैंगवान शहर निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? ये 2023 का था, तो आपको याद रखना है करंट अफेयर में कि जो आपके आगामी खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे, उनकी जो 2026 में आने वाले गेम जो होंगे उनकी डेट वगैरह देख के जाना और कहाँ पे होंगे। इसका ए ऑप्शन था ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024, या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, शीतकालीन ओलंपिक 2024, या शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024। तो इसका ये राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या था इसका? ये राइट आंसर था। इसमें बताया गया था कि ये युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक दक्षिण कोरिया के, ये गैंगवान शहर कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में, तोचांग और गंगुनूर शहर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह एशिया में आयोजित होने वाला पहला शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19। इसमें बताएंगे जो आपका राष्ट्रीय जूट बोर्ड है 2022-23 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे हुआ था उस टाइम पे? पश्चिम बंगाल में। और जूट उत्पादक करने वाले राज्यों में बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये भी है। जूट को भारत में गोल्डन फाइबर क्रांति के रूप में जाना जाता है। वो पूछ लेता है आपसे कि गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट उद्योग से। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? ए ऑप्शन बाल मजदूरी की समाप्ति, बी ऑप्शन सापेक्ष अभाव में वृद्धि, सी नेतृत्व शैली के प्रति प्रतिबंधन दृष्टिकोण का उदय, और डी रोजगार में महिलाओं की भागीदारी। तो 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष अभाव में वृद्धि। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव की बात करें, एक है आपका आय असमानता में वृद्धि, असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव, तीसरा है रोजगार के अवसरों में अस्थिरता, और चौथा है मूलभूत सेवाओं तक सीमित पहुंच। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 21। आपसे पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे जुड़ी हुई है? ए कांतिलाल मर्दिया, बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस, जयंत कुमार घोष, देवदत्त बसु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसे बोलते हैं पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1956 से 1961 से भारतीय चंद्र महालनोबिस से जुड़ी हुई थी, और इसे महालनोबिस मॉडल भी कहा गया। इसमें औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों पंचवर्ष की योजना हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी पर 10 मिनट की पड़ी हुई है, और आपकी शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे 2-3 दिन बाद से ही 18 तारीख से आप देख लेना पंचवर्षीय योजना के। मैं बाई स्क्रीनशॉट आपको आंसर क्वेश्चन दिखाऊंगा उस वीडियो से आते हो। तो दोस्तों जिसने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी देख के जाए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिन शैली में बने हैं, और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप हैं। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषता भारत के किस भाग में स्थित है? ए पश्चिम, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी। तो दोस्तों गर्भगृह और शिखर ये आपको कहाँ पे मिलता है? अपने ही देखने को मिलता है। और हम कहाँ पे रहते हैं भारत में? उत्तरी भारत में। और उत्तर भारत में कौन सी शैली होती है आपकी? नागर शैली। इस शिखर को रेखा प्रसाद या लैटिन कहा जाता है, जो सीधे और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर होता है। इस शैली के प्रमुख मंदिर खजुराहो का मंदिर, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और अन्य उत्तरी राज्यों में देखने को मिलते हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से संबंधित है। इसके बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर
ये कहाँ पे आपके दक्षिण भारत में। वेसर शैली क्या है आपकी द्रविड़ शैली और नागर शैली की मिश्रित शैली को बोलते हैं वेसर शैली, और ये मध्य भारत से संबंधित है। और इसमें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो मंदिर हैं जैसे होयकल मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा वाला, ये सभी किससे संबंधित है, वेसर शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ए ऑप्शन 300 या 450, 500 या 250। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 450 से अधिक नहीं होने चाहिए। 450 से अधिक नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हर वर्ष आपसे कितना पूछा गया है, 450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें बात करें हम, इसमें आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक। कितने से अधिक, 500 से अधिक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 403, ये भी आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र में कितनी है, 288, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294 और मध्य प्रदेश में आपकी 230, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं आपकी, उत्तर प्रदेश में, फिर कहाँ पे हैं आपकी पश्चिम बंगाल में 294, फिर कहाँ पे हैं महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243 और मध्य प्रदेश में 230। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया। ए एन रमानी, बी एम एस सुब्रमण्यम, सी ब्रजभूषण काबरा और लास्ट है आपका संदीप दास। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूषण काबरा जी। ब्रजभूषण काबरा जी जो हैं प्रसिद्ध गिटार वादक थे। इन्हें भारतीय संगीत में गिटार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। अब कुछ वाद्य यंत्र देख लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सितार वादक कौन है आपके, पंडित रविशंकर जी। सरोद वादक उस्ताद अहमद अली खान। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 में आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी। ए ब्रह्मयज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी नरमेघ यज्ञ और डी अश्वधारी यज्ञ। दोस्तों ये ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा दागने की प्रथा जो आपने रामायण में भी सुना होगा। ये प्रथा प्रचलित थी। वैदिक यज्ञ द्वारा यज्ञ करता था राजा, जिसके द्वारा अपनी शक्ति और प्रभुत्व को प्रमाणित करने के लिए ये किया जाता है। रामायण महाभारत में ये देखने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था आपका। जो शुंग वंश के संस्थापक थे ना पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26 में आपसे पूछा है, आप बताएंगे 26 का आपसे पूछ रहा है, भारत की आकस्मिकता निधि डैश द्वारा संचालित होती है। ए संसदीय कार्रवाई द्वारा, बी कार्यरत कार्यपालिका द्वारा, सी आरबीआई या रिजर्व बैंक के द्वारा या न्यायिक कार्यवाही के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत की कार्यपालिका द्वारा। ये राष्ट्रपति जी इसके क्या होते हैं, कार्यवाहक होते हैं। ये मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है, आर्टिकल 267 का 1। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में फर्स्ट में है आपका आकस्मिकता निधि, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 27। महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मुंबई में, नागपुर, नासिक, पुणे। तो दोस्तों आप बताएंगे कालिदास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के नागपुर में आपका
कालिदास महोत्सव मनाया जाता है। ये महाकाली कालिदास की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में पूछा गया है, विद्युत के उपयोग द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन विद्युत अपघटन, या विद्युत लेपन, या प्रकाश उत्प्रेषण, या फोटो इलेक्ट्रो केमिकल। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत लेपन। विद्युत के उपयोग के लिए किसी भी धातु की परत चढ़ाई जाती है, प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट समाधान और 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको जब फिजिक्स ऑफलाइन पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29 में है, आपसे पूछा गया है आर्टिकल 19 के बारे में कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आर्टिकल 19 आपको पता है किससे, स्वतंत्रता से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया गया है, सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। बी ऑप्शन, सभी नागरिकों को संघ व यूनियन बनाने का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। डी ऑप्शन, सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो दोस्तों भारत में आपसे पूछा गया है आर्टिकल 19 के तहत इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। दोस्तों इसमें क्या है, भारत के क्षेत्र के अंदर का अधिकार है सॉरी, अंदर का अधिकार है, बाहर का अधिकार नहीं है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ये पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों आर्टिकल 19 की बात करें, इसमें 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति से मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, जैसे हम कोई सभा वगैरह करते हैं, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे आप हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन सुनते हो। चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, हम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये 6 तरह की स्वतंत्रता है। पहले स्वतंत्रता 7 तरह की थी, जो आपकी थी संपत्ति की स्वतंत्रता, वो भी थी लेकिन वो क्या कर दिया है, अब ख़त्म कर दिया है। आपके वो मौलिक अधिकार में नहीं आती आर्टिकल 19 में, अब वो कहाँ पे है, आपके आर्टिकल 300 में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 में आपसे पूछा गया है कि पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार नृत्य के क्षेत्र में देती है? ए ऑप्शन सनातन संगीत संस्कृति, बी टैगोर रत्न, सी कालिदास सम्मान और डी सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालिदास पुरस्कार, जो है आपका कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट चलते हैं 31 है, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, इनसे भारतीय बजट को वित्तीय प्रदान करने के लिए अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद होती है। बी ऑप्शन, इनकी स्थापना आत्मनिर्भरता भारत के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है। सी देख लेते हैं। सी में पूछा गया है आपसे कि इनमें भारत में निजी क्षेत्र के महत्व को कम करने की उम्मीद है, ये भी नहीं है। इनकी स्थापना पूरी तरह से न्योतमुख उद्योग के लिए की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर है बी, जिसमें आपको बताया गया था भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन उपक्रमों की नींव रखी थी, आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 32 में आपसे पूछा गया है उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताना है जिसमें नर्तक कांच की बोतल के ऊपर या पीतल की प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तनों पर घड़े संतुलित करते हैं। ए गरबा, बी भवई,
सी घूमर और डी तेराताली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी भवई। किसमें होता है ये? भवई में। भवई जो नृत्य है आपका, उसमें ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये कहाँ पे होता है? राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 296, 284, 382, 357। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो हमारे चैनल पर वो जनगणना की वीडियो आपकी स्टैटिक जीके के मैंने उसमें 5-6 टॉपिक किए हुए हैं, उन टॉपिकों को आप देख के जाना। हर वीडियो से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, जैसे कि जनगणना, आपका पंचवर्षीय योजनाएं, भारत के प्रमुख मंदिर और पॉलिटी वगैरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें देख के जाना आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फैक्ट्स बता देता हूँ मैं थोड़े से आपको, जैसे इसमें बताया गया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे ज़्यादा बिहार में 1106 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति, केरल में 860 व्यक्ति। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 34 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दही बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताना है। कथन 1, दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में विघटित कर देते हैं। दूसरा कथन है, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन दूध के पीएच मान को कम कर देता है, इससे दही बनने के लिए स्कंदन करता है। सी ऑप्शन, दही और योगपट पर्यायवाची हैं और इनकी बनावट बिल्कुल और स्वाद एक जैसा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इन 3 कथनों में से कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, सबसे पहले तो दूध में जो होता है, दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज, दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोज। लैक्टोज से क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो ये वाला क्या है? सही। दूसरा है, लैक्टिक अम्ल का पीएच मान दूध के पीएच मान को कम कर देता है और दही का स्पंदन हो जाता है। दही और योगर्ट पर्यायवाची हैं और इनकी बनावटें और स्वाद बिल्कुल एक जैसा है, ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। ये क्या होगी? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ इसमें? राइट। कौन कौन से सही है? कौन कौन से सही हुए आपके? 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्योंकि लैक्टोज जो है दूध में मौजूद होता है, उससे लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल बनाने में दूध का पीएच मान कम हो जाता है और दूध में प्रोटीन या कैसिन जम जाता है, इससे दही का निर्माण होगा। तीसरा कथन आपका गलत था, समान नहीं होता, दोनों की बनावट और स्वाद अलग अलग होते हैं क्योंकि योगर्ट में अलग प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35। आपसे पूछा गया है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की डैश है? जीवन बीमा योजना, पेंशन योजना, AD&D योजना, ऋण योजना। तो दोस्तों योजनाएं मैंने आपको पढ़ाई थी ऑफलाइन क्लास में और उसी से ही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो PMJJY योजना किससे संबंधित थी आपकी? जो बीमा योजना पढ़ाई थी मैंने LIC वगैरह की, तो उसमें क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो थी आपकी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोलकाता से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें पूछा है प्रोटोजोआ शब्द की रचना स्लेश द्वारा की गई। ए ऑप्शन, डार्विन, लेमार्क, ग्रांट या गोल्डफस। तो प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया आपके? गोल्डफस जी ने। कब दिया? 1818 में। इनका पूरा नाम था ऑगस्ट गोल्डफस। प्रोटोजोआ क्या होते हैं आपके? ये एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्योडियम ये जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आपसे पूछा गया है त्योहार और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना आपको। भाई जैसे सरहुल त्योहार तमिलनाडु में, डांग दरबार गुजरात में, मांझी हिमाचल प्रदेश में, छठ पूजा बिहार।
तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है आपका छठ पूजा बिहार, ये आपको पता है, ये तो सही है। इसमें मांझी हिमाचल प्रदेश, मांझी जो त्योहार है माघी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। डाक दरबार कहाँ है? डाक दरबार गुजरात में है। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सरहुल, तो सरहुल त्योहार तमिलनाडु में नहीं होता, आपको पता है कहाँ पे होता है? झारखंड में। ये झारखंड की एक आदिवासी पर्व है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 38 वही आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? राष्ट्रीय आय y बराबर c -1 है या +1 है, प्लस जी सभी में है, प्लस x है या माइनस x है, और माइनस m है या प्लस m है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, y होगी नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय बराबर c + i + g + x में से क्या घटाना? m घटाना है आपको। क्या घटाना है? m। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। c क्या है? उपभोग व्यय, कंजप्शन जो करते हैं आप, कंजप्शन जो करते हैं उपभोग। i क्या हो गया? इन्वेस्ट, निवेश व्यय। g गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय जो होता है आपका खर्च। x हो गया एक्सपोर्ट, x क्या हो गया? एक्सपोर्ट निर्यात, और m हो गया इंपोर्ट आयात। यही क्या समीकरण क्या कहलाती है आपकी कहलाती है यही समीकरण राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? हमारा टोटल जो भी कुछ होता है उसमें से क्या घटा देते हैं? आयात को घटा देते हैं, इंपोर्ट को घटाना होता है, और सब जोड़ के इंपोर्ट को घटा दो तो राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है। बिल्कुल सही बात है कि पूरे देश द्वारा जो भी कमाया जाता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने आयात कहीं से मंगवाई है, वो हमारी आय के संबंध में नहीं आएगी, वो हमारी आय में से क्या होता है? घटता है। आने के पैसे हमको देने होते हैं। और जितनी भी चीज़ें, अगर हम किसी देश को कुछ निर्यात कर रहे हैं वो भी हमारी कमाई हो रही है। सरकार का व्यय वो भी जोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय आय में, निवेश व्यय वो भी जोड़ना पड़ेगा, उपभोग व्यय वे भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है? ए कलामंडलम, कृष्ण नायर जी, स्वपन सुंदरी, कौशल्या रेड्डी, सुजेता महापात्रा। तो दोस्तों 39 का आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कलामंडलम कृष्ण नायर जी। किससे संबंधित है? कथकली से। कथकली कहाँ का नृत्य है आपका? केरल का। और आपको याद होगा कथक कहाँ का है आपका? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, और कथकली है आपका केरल का। एक है केरल में आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। सतरिया कहाँ का है? सतरिया है आपका असम का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है आपका। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का। ये सारे क्या हैं आपके? शास्त्रीय नृत्य, इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन डफरिन, रिपन, लैंसडाउन या एलिगन सेकंड। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। उस समय कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट है 41 में सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज किसने की? ए कॉलिंज पीटरजी राय, बी कर्नल कॉलिन मैकेंजी, या रॉबर्ट पीटरजी राय, या रॉबर्ट मैकेंजी। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। जो हम्पी के खंडरों की खोज थी वो किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने। और हम्पी क्या थी? विजयनगर जो आपका साम्राज्य है इतिहास में, उसकी राजधानी थी, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपसे पूछा गया है कि सीमांत गांधी भारत के सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता भी थे। जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल गफ्फार खां को, सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इसमें पूछा है आपका युग्म बताना कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये संविधान के भाग दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले भाग एक देख लेते हैं। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये तो बिल्कुल बात सही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ पे है, भाग एक में। दो में क्या है आपकी, नागरिकता है, ये गलत हो गया आपका, यही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आपका, क्योंकि भाग दो में क्या क्या है आपकी, सिटीजनशिप, नागरिकता। क्या है भाग दो में, नागरिकता, सिटीजनशिप। और मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ हैं, 4A में मौलिक कर्तव्य कहाँ है, 4A में। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। और 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 में आपसे पूछा गया है 2009 में AR रहमान ने दी गई श्रेणियों में से किस जोड़ी में ऑस्कर जीता था। ए सर्वश्रेष्ठ मूक स्कोर ऑफ सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण, बी सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, सी सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, डी सर्वश्रेष्ठ मूल गीत और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो क्या थे, मूल स्कोर और मूल संगीत के क्या थे, सर्वश्रेष्ठ रहे थे 2009 में। फिल्म थी स्लुमडॉग मिलियोनायरे करके एक फिल्म थी, उसके लिए 2 पुरस्कार जीते थे। ये पुरस्कार जो था इन्हें प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं 45, आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक, अर्थशास्त्र, भगवती सूत्र, पूर्व मीमांसा, अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों ये ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। तो आपको क्या रखना है, ये हमारे सारे क्वेश्चन जितने भी किए हैं दोस्तों अच्छे से लगाएंगे आप लोग, और आगे भी वीडियो में पूरा बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इससे आगे हम आपका मैथ रीजनिंग भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हमारे चैनल पर जो भी नए जुड़ा हुआ है वो स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, मैं आपको बता दूं वीडियो पे आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। आपको क्या करना है, वीडियो में ही जब कमेंट, बाद में वीडियो देख लेंगे आप, तो एक अच्छा सा कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया, थॉमस मुंडो, लॉर्ड मिंटो, कॉर्नवालिस या अलेक्जेंडर रीड। तो स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जमींदारी प्रथा के बाद शुरू हुआ था, जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, मालकीना हक प्राप्त करना। नेक्स्ट चलते हैं 47 है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या था, ए पेरी, लाइव, मिरियातोवा और बिग डवैन। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पेरी। और दोस्तों आपके जो अभी गेम हुए हैं पीछे 2024 में, 23 में या 25 में जो भी हुए हैं, या आने वाले टाइम में जो भी होंगे, उनके शुभांकर जरूर याद कर लेना आप। और पेरी का अर्थ क्या होता है, बुल। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं 48 में बताएंगे आप लोग। 48 में पूछा गया है आपसे कि ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री, निम्नलिखित ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, सुनील कुमार, पीवी सिंधु। तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है, ये आत्मकथा है, ये है अभिनव बिंद्रा जी की। किसकी है ये, अभिनव बिंद्रा जी की आत्मकथा है। उनके संघर्ष और खेल यात्रा का उसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है समताप मंडल निम्नलिखित में से वायुमंडल परत के बीच स्थित है। तो दोस्तों सबसे नीची परत कौन सी है आपकी, क्षोभ मंडल, और उसके बाद क्या आता है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल।
समताप मंडल जो है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है उसकी सीमा के अंतर्गत ही क्या आता है आपका समताप मंडल। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये भी आप याद रखेंगे। जीके का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत से सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन है, आपको पता है क्या है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आर्गन। अगर हम इसी हिसाब को देखते हुए चलें तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वही सबसे ज़्यादा क्या है नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है 0.93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 0.04%। अब चलते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पर। रीजनिंग का क्वेश्चन 51 आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे इसमें क्या है। ये आकृति दी गई है आपको और ये पूछिए इनमें से किस में है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये किस में बनी हुई दिखाई दे रही है, आप देखेंगे इसमें बनी हुई तो दिखाई दे रही है ये, लेकिन ऊपर गोला नहीं है, ये ऐसे करके हो रही है, तो ये तो आंसर है नहीं। इसमें कहीं पे आपको दिख नहीं रही, इसमें भी नहीं दिख रही। ठीक है, तो राइट आंसर तो आपको पता चल गया डी है। अब मैं आकृति आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा कहाँ पे बनी हुई है। आप देख रहे होंगे, आप यहाँ से चले, ये वाली आकृति ये ऐसी होगी, और फिर आप यहाँ से चले, ये वाली आकृति जो है आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 52। आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सी आकृति इसमें बनी हुई है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जब आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 53। दोस्तों वीडियो में पूरा बना रहना और टेंशन नहीं लेना, आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अगर कोई नया है, जुड़ना है ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, वीडियो में कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो पे कमेंट करना ऐड मी, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। आपसे 53 में पूछा गया है, ये आपसे डाइस का क्वेश्चन है और पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत अपोजिट, 6 के अपोजिट आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 6 के अपोजिट देखेंगे आप, जब आप 6 के अपोजिट देखेंगे तो हम पहले और दूसरे फिगर में चले। सबसे पहले ए कॉमन है, ए से चलेंगे 2, 2 से 4, ऐसी 1 से 5, 5 से 6, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया आपका 4। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट। सीरीज का क्वेश्चन है, इसे बताएंगे आप लोग। सीरीज का क्वेश्चन 15 से 135, 13 से क्या 24 से ये बन रहा, तो ठीक है भाई, इसका बताएंगे क्या है आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको दिख रहा होगा 15 निम्मा 135, 24 निम्मा 216, 13 निम्मा 117, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये आ गया, चिन्हों वाला क्वेश्चन आ गया आपका, चिन्ह एक्सचेंज करके करना होता है। जो मैंने आपको बता रखा जब भी चिन्हों वाला क्वेश्चन आए आपको नीचे से करना है ये। तो आप देखेंगे आपने डी रखा, तो यहाँ 36 से 36 रखा, ठीक है भाई। 36 के बाद माइनस का चिन्ह है, डी वाला ऑप्शन लेंगे तो माइनस, ठीक है, -16। फिर उसके बाद भाग, फिर क्या है 4, 4 रखा भाई, ठीक है, गुना 20 रखा, प्लस का चिन्ह आ गया 90 बराबर 46, 46। अब इसे सोल्व करके 46 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे भाई। 4 से डिवाइड करा, 4 चौक 16, 4 आ गया, ठीक है भाई, 4 आ गया। फिर 4 की 20 में गुना करेंगे, 20 चौक 80 आ गया, ठीक है भाई, कितना आ गया 80। अब ये आ गई सिचुएशन आपके पास में, आप क्या करेंगे 36 या ऐसे कर लेंगे, 90 में से 80 चले गए, कितना बचा 10 प्लस का, और 10 36 में जोड़ दिया तो 46, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी राइट हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 56 ये आपसे वही है, बैठने की व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। सीधी रेखा में बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह है। तो इसमें पढ़ते हैं बी के बाएं
केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब दोस्तों बाएं बैठाना है, बी हमने यहाँ बैठाया तो बायां किधर, बी का इधर साइड। 2 व्यक्ति बैठाने, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है भाई। बी कौन से स्थान पे हो गया, अगर बाएं से चलेंगे तो तीसरे स्थान पर बी का हो गया बिल्कुल फिक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट चले, डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हमने ए यहाँ बैठा दिया, ए का दायां किधर, इधर, 1 2, ठीक है भाई। डी बैठा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है अभी। फिर चले, डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो तभी इधर को चले, अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ से भी हो जाता, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये सही चीज़ थी। ई एफ के ठीक दाएं बैठा है, ई एफ के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ तो कहीं खाली जगह नहीं थी, तो ई एफ के ठीक दाएं बैठा है। एफ का दायां किधर, इधर, तो एफ पहले रखेंगे, ई बाद में रखेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ आ गया, ये सब बिल्कुल कंफर्म हो गए। क्या हो गए, सब बिल्कुल कंफर्म। तो आपसे पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। इधर का भी दाएं का नहीं पता, सी का और जी का इधर का नहीं पता चला था, लेकिन आपसे पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो बाएं पर कौन है, एफ बैठा हुआ है। बायां सिरा किधर है, इधर। यहाँ कौन बैठा हुआ है, एफ। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट चलते हैं 57। इसमें पूछा है आपसे दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले तो पी है, पी है तो दोस्तों पी बनेगा ऐसे करके, तो ये तो कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। फिर क्या है आपका, जे है, तो जे ऐसे बन जाएगा करके, ये ऊपर को नहीं होगा, ये भी कट गया। के बिल्कुल ठीक है दोनों में, 7 बिल्कुल ठीक है। अब ये देख लेते हैं डब्लू। डब्लू का एम नहीं बनेगा, ये देख लो आप, क्या नहीं बनेगा, एम नहीं बनेगा, तो ए भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या बचा आपका, सी। सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे देख लेंगे 58 को। 58 में डायरेक्ट बी रख के देखेंगे, तो जब आप बी रख देंगे तो ऐसे रख दिया हमने, ठीक है भाई। अब सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो 40 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। 4 को गुना करेंगे 50 से, कितना आएगा, 200। 200 में से 100 चला गया, बचा 100। 100 और 60 कितना हो गया, 160। 160 ही क्या करना था, लाना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 59। 59 में देख लेते हैं, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे जी, जी में 2 जुड़े आई, आई में 2 जुड़ा के में 2 जुड़ा एम, एम में 2 जुड़ा ओ, ठीक है। एम में 2 माइनस के, एम में 2 माइनस के में 2 माइनस आई में 2 माइनस जी में 2 माइनस ई, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है भाई। और यू से चले, यू से डब्लू 2 प्लस, डब्लू से वाई 2 प्लस, वाई से ए 2 प्लस, ए में 2 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 60। इसमें आपको बताना है, ये आकृति दी गई है 1 2 3 4 5, छठी में पूछा है आपसे क्या होगा। छठी में क्या है आपसे पूछा गया है, क्या होगा। भाई बीच में एक है, एक ही रहेगा, ठीक है भाई। 3 ऊपर 3 नीचे, सभी में ऐसी चल रहा सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हम चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं पी को। पी पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, और तीसरे में आ गया बीच में, ठीक है भाई। फिर पी इधर साइड आ गया, पी इधर साइड आ गया। अब देखेंगे 5 कंडीशन तो पी ने चेंज कर ली। अब इसकी छठी कंडीशन देखेंगे, छठी कंडीशन कहाँ पे पी नहीं आया है अभी, क्योंकि 6 इसमें देखो भाई, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, बीच में भी आ गया, हाँ यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। कौन सी साइड नहीं आया, इस साइड नहीं आया, तो यहाँ आएगा पी, ठीक है भाई। यहाँ त्रिभुज है, ये कैंसिल, यहाँ टी है, ये कैंसिल,
तो ये दोनों बचे। अब निचले वाली लाइन तो दोनों में सेम है, त्रिभुज टी पी, तो इसका तो कुछ नहीं करना। जेड भी बिल्कुल सेम है, जेड से भी कुछ मतलब नहीं है। एस भी बिल्कुल सेम है, एस से भी कोई मतलब नहीं है। एफ भी बिल्कुल सेम है, एफ से कोई मतलब, 8 से कोई मतलब है नहीं। अब देख लेते हैं डी आएगा या आपका एफ आएगा, डी या एफ। चलो भाई, डी या एफ का देख लो एक बार आप। तो आप देखेंगे जब डी और एफ में से, तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा डी आएगा या एफ आएगा। तो देखो दोस्तों, हो क्या रहा है। आपने देखा पी ओ टी त्रिभुज बी फोर यू, यहाँ क्या है डी, यहाँ क्या है डी, यहाँ क्या है डी, और यहाँ भी क्या है डी। ठीक है भाई, 4 में डी आ गया। 4 के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 4 के बाद चेंज हो रहा है क्योंकि पहले में भी डी नहीं है, पहले में डी नहीं है, तो पहले में डी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 150 से। किससे, 150 से। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें इसने आकृति बना के दिखाया भी। सभी के लिए क्या यूज करते हैं हम, 100। इधर हमेशा 50 ही होते हैं अगर निगेटिव ना हो, तो सभी के लिए 100, इधर हमेशा 50। कॉमन क्या है, सब्जी कॉमन है, 50 और 50 100, कॉमन का योग कितना हुआ 100। तो आपकी जो सिद्धि होती है वो या तो 150 पे काम करती है या 150 पे अधिक। तो 100 पे तो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो पहली लाइन से दूसरी में नहीं जा सकते, दूसरी से पहली में नहीं। ठीक है भाई, ऊपर ऊपर वाले राइट हो जाएंगे। जैसे पहला निष्कर्ष पूछा है 50 कुछ गाजर आलू हैं, तो गाजर के पास में कुछ हैं, हाँ ठीक है भाई है। आलू सब्जी तो हैं, आलू नहीं हो सकते ये, तो ए गलत हो गया। सभी सब्जियां गाजर हैं, सब्जी से गाजर पे जा सकते हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ सब्जियां गाजर हैं, कुछ। यहाँ बोल रहा है सभी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देते हैं। आप बताएंगे क्वेश्चन 62। 62 में देखेंगे आप लोग क्या हो रहा है। देखो भाई, ये होता है 11, 11 से 3 माइनस, कितने माइनस, 3 माइनस, तो एच। एल से 3 माइनस तो 9, पी से 3 माइनस करेंगे, पी 16, 16 में से 3 चले गए तो एम आ गया। क्या आ गया, एम। ये कैंसिल, ये कैंसिल। एफ से आई दूसरा वर्ड लिया +3, वी, वी, वी से बी, भाई एफ से आई +3 और वी से बी, वी से बी, तो +5, वी से बी क्या हो रहा है, +6। जैसे आप यहाँ देख लेंगे, एफ से एल है ये, भाई इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। एफ से क्या है, ये एल है, ये क्या है आपका एल, ये आपका एल है। तो एफ से एल +6, वी से बी +6, तो आर से +6 कर देंगे 24, और 24 पर क्या आता है आपका एक्स, क्या आता है आपका एक्स, तो बोल लेंगे एम एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 63। 63 है, आपसे पूछा है इसने 5 से का क्वेश्चन, और आपसे पूछा है 2 के विपरीत बताना, आपको क्या आएगा, 2 के विपरीत। तो देखो आकृति देखी हमने, 2 किस में है, 2 तो सभी में है भाई। जब 2 सभी में है तो कॉमन देख लेते हैं, इससे चलेंगे। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका ये, तो 2 का क्या बचा जो इनमें नहीं है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वही आकृति वाला आ गया फिर, 5 5 5। ठीक है भाई, सब में 5 5 है, सब में 5 5 हैं। तो चले भाई, सबसे पहले ये देखा ओ, ये रहा, फिर ये रहा ओ, फिर यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया। नीचे से कहाँ जा रहा है हो भाई, नीचे से ओ कहाँ जावे, फिर ऊपर की तरफ, कहाँ की तरफ जावे, ऊपर की तरफ ओ। तो ऊपर की तरफ इसमें बराबर है, इसमें ए है, ठीक है, इन दोनों में है। डी भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है। प्लस और बराबर देख लो, तो प्लस तो इनमें किसी में भी नहीं है, तो प्लस वाला ये भी कैंसिल, वो प्लस वाला नहीं, एक नया जुड़ेगा। तो अब क्या है, आपको देखना है, दो भी है, ठीक है, दो भी है, प्लस कैसे आया बस ये देख लो आप। आपने देखा ए है, बराबर है, नो है, जीरो है, ये सेम है बिल्कुल। इससे ये चले बराबर, ये वो सेम बिल्कुल। तो इसमें क्या हो रहा है, नया पैटर्न आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी वाला नया पैटर्न आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है भाई, क्योंकि 3 के बाद क्या हो रहा है, चेंज। नेक्स्ट चलते हैं, आकृति बतानी, इसमें कितनी आकृति हैं, त्रिभुज बताने, त्रिभुज गिनो भाई त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, अगर कहीं ऐसी आकृति बनी हुई है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें होते हैं 3। कैसे, 1 2, 1 2 और ये पूरा का पूरा 3, तो कितने होते हैं इसमें, 3। तो 3 तो यहाँ बन गए, एक ये बन गया, कितना हो गए, 4। 3 यहाँ बन गए, एक यहाँ बन गया, 4। 4 हम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो कितने त्रिभुज हो गए, 16। और कहीं इसमें दिख नहीं रहा त्रिभुज, 16 त्रिभुज बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं, 66। आकृति को पूरा करना है, पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो पूरा करने के लिए भाई ये वाली लाइन चाहिएगी। कौन सी लाइन चाहिए आपको, ये चाहिए एक तो, फिर आपको ये भी चाहिए, फिर आपको ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है भाई। और फिर आपको क्या चाहिए, आपको ये ऐसे भी निकाल लोगे, और ये बिंदी भी चाहिए बाहर की तरफ। तो इसमें अंदर की तरफ है ये चीज़ें, इसमें ये है ही नहीं, बाहर की तरफ है लेकिन ऊपर वाली नहीं है, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट 67 देख लेते हैं, 3 है, 1 2 और 3 बार। तो जब ये 3 है, 3 से 6 हो जाएंगी, 3 से क्या हो जाएंगी, 6। यहाँ 6, यहाँ क्या होगी, 6, 6 के बाद यहाँ 12 और 12 के बाद यहाँ 24। टोटल कितनी हो जाएगी, 24। तो इसमें नहीं है 24, इसमें भी नहीं है 24, इसमें 24 है, लेकिन इसमें बीच में गोले बन रहे हैं, वो गोले नहीं है, वो फूल सा ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट। ये भी ध्यान रखेंगे। इस आकृति को पूरा करना है, पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, आपको एक ये लाइन चाहिए, एक ये लाइन चाहिए, 2, और फिर आपको क्या चाहिए, एक ऐसे चाहिए और एक ऐसे चाहिए बस। तो इसे भी आप याद रखेंगे, एक बीच में ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, ए बन रहा है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 69। 69 में वंडर को आपका KLTWJI लिख रहा है, स्प्रिंग को आपका OKPRT लिख रहा है, प्लेयर को पूछ रहा है। तो ऐसी वंडर को क्या करेंगे, हम इसका उल्टा करेंगे, W का D, O का L, N का M, D का W, E का V, E का V, R का I। अब के करने के लिए क्या हुआ, ठीक है भाई, उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद में आपको दिख रहा है इसमें क्या हो रहे हैं, सब में 7 7 जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं, एक सेम भाई, जैसे पहली संख्या में 7 जुड़ा, फिर ये सेम, इसमें 7 जुड़ा, ये सेम, इसमें 7 जुड़ा, ये सेम।
तो यही हो जाएगा प्लेयर में। प्लेयर का उल्टा करेंगे सबसे पहले तो पी का उल्टा करेंगे जब आप लोग, पी का उल्टा करेंगे, प्लेयर का उल्टा करेंगे, प्लेयर का आपने उल्टा करा अपोजिट, पी का के होता है, एल का ओ, ए का जेड, वाई का बी, ई का वी, आर का आई। तो आप देखेंगे के में +7 करेंगे तो आर, ओ ऐसा का ऐसा ही, जेड में +7 करेंगे तो जी, बी ऐसा का ऐसा ही, बी में +7 करेंगे तो सी, आई ऐसा का ऐसा ही। तो आर ओ जी बी सी आई, आर ओ जी बी सी आई, आर ओ जी बी सी आई, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है 70 में आपसे सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है और सीरीज में क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहे हैं 112 से 512 से 490 माइनस का 22, 590 से 68 माइनस 22, 68 से 40 माइनस 22, 40 से 24 माइनस 22, 24 से माइनस 22 तो 402, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सभी में 22 माइनस हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 4 5, तो यहाँ आएंगे 3, तो ये नहीं 3 बनेंगे, लेकिन 3 भी कैसे, पूरे कलर वाले नहीं, नीचे कलर वाले, इसमें ऊपर है ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72, वही आकृति को भरने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से आपका। जब आप देखेंगे आपको दिखाई देगा इसमें, ये तो है नहीं क्योंकि इसमें ये वाली लाइन नहीं, ठीक है भाई ये काट दो, ठीक है भाई। और इसमें क्या है, इसमें एक लाइन कम है, ऐसी भी लाइन थी एक अंदर की तरफ, ये भी नहीं, ठीक है भाई। इसमें बीच में ये लंबी वाली लाइन नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, राइट, ऑप्शन नंबर डी, राइट। 73 देख लेते हैं, 73 में भी वही आकृति को पूरा करा रहा है आपसे, आकृति को पूरा कराएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ऐसे घूमेगा ये गोला, ठीक है भाई घूम गया। फिर ये अंदर वाली आकृति ऐसे आके मिल जाएगी, तो ये गोला पूरा इसमें नहीं घूम रहा, पूरा इसमें घूम रहा है, इसमें मिल भी रहा है। इसमें देखो, इसमें वो अंदर वाली आकृति नहीं है, तो ये भी कैंसिल, ठीक है भाई। अब देख लो आप बी और सी में क्या डिफरेंस है, बी और सी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ये वाली लाइन पूरी नहीं है, ये कम लाइन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट 74, वही नियम लगाना है जो इधर लगा हुआ है, वही नियम लगाना है जो इधर लगा हुआ है। देखेंगे 23 अट्ठे 184, 33 अट्ठे 244, तो 8 की गुना करनी है बस। तो ए ऑप्शन तो है नहीं, 36 अट्ठे नहीं इतना होता, 41 अट्ठे 1 अट्ठे 8 होता, ये भी नहीं, 7 9 9 7 63, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इकाई अंक से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे 6 और 8 की गुना करेंगे तो 8 6 48, 8 आएगा, या 0 है। 8 और 1 की गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, यहाँ 1 है। 9 अट्ठे 72, यहाँ 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का, आपसे वही कागज़ मोड़ने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, ये 4 बन जाएंगे ऐसे ऐसे, और जब ये 4 बनेंगे तो 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जब यहाँ ऐसे है तो ऊपर सेम नहीं आएगा, ये घुमा हुआ नहीं आएगा, इस सेम दे दिया इसने तो ऐसा का ऐसे ही, ये नहीं, ये घुमा हुआ इसने दिया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों नहीं होने ऐसे, एक बाहर को घूमेगा एक अंदर को। नेक्स्ट चल देते हैं, मैथ का देख लेते हैं, गणित पे आ जाएंगे आप लोग। 15 क्वेश्चन गणित के हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा। आपसे पूछा है 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर आपके जो जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, खुद अपने आप से कटे या 1 से। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 28 से छोटी कहाँ तक होगी, 23 तक। सभी आप जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17,
17 11 28, 28 13 41, 41 17 58, 58 19 77, 77 13 23 100। टोटल योग कितना है आपका 100, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आप मैथ में याद रखेंगे, वो अभाज्य संख्याएं आपसे कहीं तक भी पूछ सकता है। डायरेक्ट आप बताएंगे एक से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं 25। तो ये भी याद रखना है, और कौन कौन सी होती है वो भी किसी भी संख्या के बीच का वो योग निकलवा के आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। रामू को कुछ दूरी पर पैदल चलने और आरंभिक स्थान तक सवारी से वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। कितना समय लग रहा है पैदल और सवारी से, जब वो जा रहा है पैदल प्लस सवारी 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तथा दोनों तरफ पैदल चलने में 2 घंटे 30 मिनट, पैदल चल रहा तो 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है भाई। दोनों तरफ सवारी से आने में उसे कितना समय लगेगा, दोनों तरफ सवारी से पूछा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे पैदल, और अगर वो सवारी से चल रहा है तो उसे लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है भाई, 1 घंटा 20 मिनट। अगर वो पैदल चल रहा तो उसे लग रहे 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। पैदल का मतलब होगा 2 बार पैदल को लग रहे 2 घंटा 30 मिनट। अगर 1 बार पैदल चलेगा तो उसे लग रहा 1 घंटा 15 मिनट। तो सवारी से कितना टाइम लग रहा है उसे, सवारी से लग रहे हैं उसे 5 मिनट। कितने मिनट 5 मिनट। और दोनों तरफ के लिए कितना टाइम लग जाएगा, तो दोनों तरफ के लिए लग जाएगा उसे 10 मिनट, दोनों तरफ के लिए 10 मिनट। बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही नॉर्मली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं समय कार्य को क्वेश्चन। ए बी सी को किसी कार्य को ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 40 दिन। ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 40 दिन। एलसीएम लिया टोटल 40। ए 10 दिन में कर रहा 40 काम है, क्षमता कितनी 4 काम करने की। बी 20 दिन में कर रहा 40 काम, 2 क्षमता है। सी 40 दिन में कर रहा 40 काम, 1 क्षमता है। तो आपसे पूछा गया है पहले दिन ए को बी से सहायता प्राप्त होती है। पहले दिन ए और बी लगे तो 6 काम हुआ। दूसरे दिन ए और बी से शुरू होता है, सी ए की सहायता करता है। तीसरे दिन सी ए की सहायता करता है, ठीक है भाई। सी और ए को दोनों को कितना काम करेंगे 5। टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा 11। हमें काम कराना 40। तो 2 दिन में 11 काम हुआ, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 2 दिन में 11, 6 दिन में 33 काम आपका हो जाएगा। काम बचा 7 में से अगले दिन ए और बी जाएंगे, तो 7वां दिन जो आपका लगेगा 7वें दिन ये काम करेंगे, 6 काम कर देंगे, 39 काम हो गया। तो आधा काम आपका बच जाएगा। आधा काम कौन करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो इसका समय आ जाएगा आपका 7.2 या 8 दिन लग जाएंगे, ठीक है भाई, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे उसने 1350 रुपये में खरीदा था। ऐसा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जैसे इसने करके दिखा रखा है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। एक होता है आपका सीपी जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य, एक होता है आपका एसपी जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, एक होता है आपका एमपी जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस। तो दोस्तों एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर मिलती है, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। कहने का मतलब 10 रुपये की चीज़ पर 1 की छूट मतलब 9, तो इधर भी 9। और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 15% की फ्रैक्शन 3/20। 20 की चीज़ पर 3 का लाभ, तो 20 की चीज़ 23। लाभ हमेशा किस पर, सीपी पर। सीपी कितना था 20, मिल कितना रहा 23, कितना मिल रहा है 23। तो कह रहा
उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना जिसे उसने 1350 रुपये में खरीदा था। 1350 रुपये में खरीदा था। तो इक्वेशन बराबर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, 23 से 23 कट गया भाई, 9 और 13, 9 और 10। तो 9 की वैल्यू दी इसने 1350, 10 की पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा आपसे, 10 की वैल्यू, 10 ही है ना वो। %, ठीक है भाई। तो आपने निकाला, आपने क्या किया, 9 की वैल्यू दी उसने कितनी, 1350, 1350। तो 9 से काटा हमने, 1350 को अगर 9 से काटेंगे, 1350 को काटा 9 से, 9 एकम 9, 4 बच गया 45, 9 पंजे 45, 0। तो ये कितना आ गया, 1500। कितना आ गया, 1500 रुपये। अब कह रहा है वो 1500 रुपये पे क्या कह रहा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना। 1500 रुपये का 10% की छूट भी दी थी उनसे, तो 10% का लाभ, तो क्या होगा, 1500 रुपये पे 10% का लाभ कितना होता है आपका, 225 रुपये। 225 रुपये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1725। कितना आ जाएगा, 1725। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शंक्वाकार तंबू जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 42 डेसीमीटर और आधार का व्यास 5.4, यदि प्रत्येक व्यक्ति 2673 घन सेंटीमीटर की जगह की अनुमति देता है, कितने व्यक्ति को समायोजित कर सकते हैं, पाई का मान इतना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का आपसे पूछा हुआ है, माना व्यक्ति n है, कितने व्यक्ति हैं, n व्यक्ति आ सकते हैं मान लिया हमने। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 डेसीमीटर। h दिया इनने 42 डेसीमीटर, r दिया, व्यास दिया आपका 5.4, तो ये आएगा 2.7 डेसीमीटर में करने के लिए 10, तो 27 डेसीमीटर। प्रत्येक व्यक्ति की जगह की अनुमति डेसीमीटर में है, इसलिए हम इन्हें डेसीमीटर में बदल रहे हैं। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो n गुना 2673 बराबर 1/3 गुना 22/7 गुना 27 गुना 42, ये कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन कर दो। फुल फॉर्मूले में रख दिया हमने, अब क्या करना, कैलकुलेशन करनी बस। तो देखो कैसे काटोगे आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने काटा है 11 से, किससे काटा, 11 से, 11 दूनी 22, 11 से कट्टा 11 दूनी 22, 4 बच गया 47 हो गया, 11 चौक 44, 11 ती 43। ठीक है भाई, ऐसी कट्टा आपने 27 से 27 निम्मा 243, 9 से कट गया 9, तो 6 दूनी 12, कितने व्यक्ति आ गए आपके, 12 व्यक्ति। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे बोला प्रारंभ में एक धनराशि बी की धनराशि से 20% कम थी। बी की धनराशि हमने मान ली 100, ये 20% कम थी, तो मतलब ये थी 80। ठीक है भाई, बी ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया। 100 का 16%, मतलब 16 यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचा, 84 दे दिया। तो ए की धनराशि से कितने % की वृद्धि हुई ताकि ए और बी आपस में बराबर हो जाएं। तो भाई यहाँ कितना कम हुआ है, इससे 4 कम, किससे, 80 से, तो 0 से कट गई 0, 4 दूनी 8, 2 से कट्टा 5% की वृद्धि। कितने % की वृद्धि, 5% की वृद्धि। आपसे ये संख्याएं दी गई हैं, आपसे औसत पूछा है और y का मान, औसत कितना है 33, तो यहाँ y का मान आपसे पूछा गया है। तो 33 करने के लिए यहाँ कितने की कमी है आपको, 9 की। कितने की कमी है, 9 की, 9 चाहिए आपको। यहाँ कितने फालतू हैं आप पे, 6, तो 3 और चाहिए आपको, और 33 भी, 33 और 3 36, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है पी अपॉन क्यू के रूप में इसे लिखना है। तो 0.63 के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे 63 बार हटाने के लिए नीचे 99, तो 3 से काटा हमने 9 से काटा 9 सत्ते 63 और 11 निम 99, तो 7/11 ऑप्शन नंबर बी। 7/11 ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मली सवाल था ये तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपसे पूछा है यदि पी की आई क्यू से 25% कम है। पी और क्यू 25% की फ्रैक्शन कितना है 1/4, 4 से 1 कम। पूछा पी की आई क्यू से 25% कम है, पी की क्यू से कम है, तो पी की आई कितनी 3 और इसकी कितनी 4। अब पूछा तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी से कितना प्रतिशत अधिक है। संयुक्त आय इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 4 अधिक है। संयुक्त आय कितनी होगी 4 और 3 7, किससे अधिक है पी से, तो कितना अधिक है 4 और बटे किससे 3 से और परसेंट के लिए 100, तो 133 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इसमें बताएंगे राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का निवेश किया जो 3 वर्ष में इतने और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि, तो 3 वर्ष में 16,200, 4 वर्ष में 17,400, तो 1 वर्ष में क्या हो रहा 1,200 रुपये का ब्याज मिल रहा है आपको। यहाँ दिख रहा होगा इनका डिफरेंस 1 वर्ष का है और वैसे डिफरेंस कितना 1,200 का। 1 वर्ष में 1,200 का, तो 3 वर्ष में कितना 12 3600 का। 16,200 में से 3600 घटा देंगे तो 0 0, 12 से 6 चले गए 6, 5 से 3 चले गए 2, 12,600 ऑप्शन नंबर बी। 12,600 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 86, 24,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो देखो दोस्तों फॉर्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ एकदम। धनराशि कितनी दी है 24,000। 24,000 आपसे बोल रहा है 3 वर्ष, तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3। बोल रहा है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, पहली साल का आ जाएगा 1/10, इसका निकाल लेंगे तो 2400। कितना आ जाएगा आपका 2400। यहाँ भी 2400 और यहाँ भी 2400। ठीक है भाई, तीनों साल का निकल गया तो 2400। फिर इस 2400 का 1/10 240, कितना 240 आ गया। फिर इस 2400 का जब निकाल लेंगे यहाँ भी 240, इस 240 का 1/10 निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 24 आपका। ठीक है भाई, तो जो ये यूनिट आई है ये क्या होगी आपकी, ये तो होगा 3 साल का साधारण ब्याज। ऊपर वाला भाई 24 थी 7200 रुपये, और नीचे वाली ये 240, ये 240 और ये 24, ये क्या आई है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 7400, 200 200, 400, 80, 500। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया आपका, आप बता देंगे। ये आ गया 8944। कितना आ गया ये 8944 आपका। 8944 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। टोटल जब जोड़ लेंगे 24 24 दूनी 48, 24 थी 72। ठीक है भाई, तो इसका निकाल लेंगे 240, इसका निकाल लेंगे 240, फिर इसका निकाल लेंगे 240 3 बार, तो 700 कुछ, फिर 2400 का, तो ये आ गया आपका 8944 रुपये। 87 देख लेते हैं, एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। नीचे का एचसीएफ निकाल लेंगे तो नीचे का एचसीएफ 7 नहीं आएगा आपका, 9 नहीं आएगा आपका। ठीक है भाई,
और HCF कभी भी बड़ी संख्या नहीं आता, 100 भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट। ऐसे भी ऑप्शन से उड़ा सकते हैं इन सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x की वैल्यू इतना, तो आपसे पूछा है 6x 77/6, 6 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स को आरोही क्रम में लिखना। ठीक है, आरोही क्रम हो बढ़ता हुआ क्रम। तो ये 6/5, तो ये हो गया आपका 36/5। ठीक है भाई, और ये हो गया आपका, ये दिया गया है, ये निकलवाया गया है। थोड़ी सी लिखने की दिक्कत होती है इस पर, टेंशन नहीं लेनी, देखते रहेंगे। तो ये निकाल लेंगे जब 36/5, 37 बटे इतना, 6 पंजे 30, 30 में से 6 चले गए 24, 24/5, 31/5। तो देखेंगे दोस्तों, ये आ गया 7.2, 6.15, 4.2। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4.6, 6.16, 6.2, 7.1। तो ये आ जाएगा आपका आरोही क्रम। ठीक है, देख लेंगे इसे। 89 बताएंगे, फॉर्मूला पूछा है आपसे पूछा है सही कथन बताना। अगर आपको हानि निकालनी है, हानि परसेंट, तो आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में थे CP घटाएंगे और CP से ही क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और गुना 100। ठीक है भाई। अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो CP में से, SP में थे CP घटाएंगे, ये कर देंगे। ठीक है, आपको पता है CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो भी हम गणना करते हैं CP पे करते हैं। ठीक है भाई, CP नीचे तो ठीक है, नीचे ठीक है, नीचे की कोई दिक्कत नहीं, 100 की कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखना है बस, CP होता है कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य खरीदना, खरीदना, और ये होता है बेचना। तो आप क्या करेंगे, अगर हानि होगी तो हानि कब होती है, अगर खरीदा ज़्यादा का हो, बेचा कम का हो, बेचा कम का हो। ठीक है, तो क्या होती है, हानि। तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ ये कह रहा बेचा ज़्यादा का, तो ये नहीं, यहाँ जोड़ रहा है, जोड़ने का कोई मतलब, ये कह रहा खरीदा ज़्यादा का कम का, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट। अगर बेच ज़्यादा का दिया, खरीदा कम का था, तो क्या होगा, लाभ। बेच ज़्यादा का दिया, खरीदा कम का था, तो क्या होगा, लाभ। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है और समकोण वाली दो भुजाओं में से एक भुजा 4.8 है। तो आपसे पूछा है दूसरी वाली भुजा। तो फॉर्मूला आता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें रख देंगे 8 से काटा 8 छिंग 48, 2 छिका 12। कितनी आ गई दूसरी भुजा की लंबाई, 12। दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन थे। अब कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी से, देख लेते हैं कंप्यूटर भी। आपको दिया हुआ है MS Excel 365 में, जो आपका परचेजिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है, वर्कशीट पर अंतिम सेल पर सबसे दाएं प्रयुक्त स्तंभ की सबसे निचली प्रयुक्त पंक्ति पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। सबसे निचली प्रयुक्त, सबसे एंड में जाना है। तो आप क्या करते हैं, 91 का बताएंगे, आपको एंड में जाना है। और ये मैंने जब ऑफलाइन क्लास आपको कंप्यूटर की करवाई थी, मैंने बताया था कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे अगर आप, तो एंड में पहुंच जाएंगे। और ठीक है भाई, और कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो शुरुआत में आप पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, राइट। MS Excel में 365 शीट में अंतिम सेल पर सबसे दाईं प्रयुक्त स्तंभ की सबसे निचली पंक्ति पर जाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट है 92। MX Word 365 में का उपयोग पेज डायरेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें पेज के कंटेंट को MX Word में प्रदर्शित या प्रिंट किया जाता है। A कॉलम को, B
पेज मार्जिन को, सी पेज ओरिएंटेशन को, सी पेज साइज को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेज ओरिएंटेशन को। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन नंबर सी। जो एमएक्स वर्ड में 365 विंडो जो होती है आपकी में पेज ओरिएंटेशन के माध्यम से पेज डायरेक्शन का वर्णन और पेज के कंटेंट को एमएक्स वर्ड में प्रदर्शित या प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। एमएस एक्सेल में SUMIF जो आपका फंक्शन होता है लिखने के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है? SUMIF रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो दोस्तों जो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? राइट। एमएस एक्सेल में SUMIF फंक्शन लिखने का सही सिंटैक्स क्या होता है? ये होता है SUMIF रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज, रेंज। तो ये याद रखेंगे, जिसके माध्यम से फंक्शन को किसी भी श्रेणी में मौजूद मानों का योग निकालने के लिए इसका योग किया जाता है, सम निकालने के, SUM। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 94। 365 में ही पूछा है किसी सिलेक्ट टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए कॉपी पेस्ट, कट कॉपी, कॉपी 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 और कट पेस्ट। तो एमएक्स वर्ड में सिलेक्ट टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो सबसे पहले सिलेक्ट को कट कर देंगे, वहाँ से कट हो जाएगा और दूसरी जगह जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कट पेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 95। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट एक्सेस तकनीक में उपयोगकर्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए मौजूदा केबल टेलीविज़न की बुनियादी संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्टिकल फाइबर, बी DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी डायल अप और डी केबल इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, केबल इंटरनेट। केबल इंटरनेट। जो केबल इंटरनेट तकनीक है मौजूदा टेलीविज़न की बुनियादी संरचना का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को हाई स्पीड का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं 96। इसमें पूछा है आपसे एमएक्स वर्ड 2010 में हेल्प बटन कहाँ स्थित होता है? ए ऊपरी बाएं कोने में, निचले दाएं कोने में, निचले बाएं कोने में, ऊपरी दाएं कोने में। तो दोस्तों हेल्प का बटन जो 2010 वाला एमएक्स वर्ड है उसमें कहाँ पे होता है? आपका दाएं कोने में, इधर की तरफ ही। ठीक है, ऊपरी दाएं कोने में होता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करते हैं F1 दबाएंगे तो वही चल जाता है आपका। ठीक है, हेल्प बटन, F1 से हेल्प। 97। एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको सिलेक्ट टेक्स्ट या सेल को एक अलग वर्कशीट या वर्कबुक को में मूव करने की सुविधा देता है? ए कॉपी या कट या मूव या प्रिंट। तो दोस्तों मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। मूव करने के लिए क्या करेंगे आप? पहले कट करेंगे। क्या करेंगे आप? पहले कट करेंगे, कट होते ही क्या हो जाएगा? वो मूव हो जाएगा। और दूसरी जगह जहाँ पे अगर आपको रखना है तो वहाँ पे अगर जाके आप पेस्ट कर देंगे तो वहीं पे क्या हो जाएगा? पेस्ट। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 98। दोस्तों 98 क्वेश्चन पर आ गए हैं और लगभग 1.5 घंटे के समथिंग आपका जो है टेस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। 100 घंटे का जो 100 क्वेश्चन थे आपके। तो दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 98 देख लेते हैं। एमएक्स वर्ड में टेबल बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पेज लेआउट या मार्जिन को बढ़ाना, बी डॉक्यूमेंट में सजावटी अवयवों को डालना, सी जानकारी को रो और कॉलम में व्यवस्थित और प्रस्तुत करना और डी टेक्स्ट में फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर अप्लाई करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करते हैं हम? रो और कॉलम को व्यवस्थित और प्रस्तुत करते हैं। टेबल बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? रो और कॉलम को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट 99।
365 में रिबन में निम्नलिखित में से किस टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प मौजूद होते हैं आपके? ए एडिट में, बी इंसर्ट में, सी लेआउट और डी रिव्यू में। तो कहाँ पे होते हैं आपके? रिव्यू में। कहाँ पे होते हैं? रिव्यू में। रिव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को जो है आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या यूजर के लिए आमतौर पर नेम @domain name.com के फॉर्मेट में एक यूनिक पहचान पत्र या पहचानकर्ता होता है? ए ईमेल सर्वर, बी ईमेल पॉइंट, पासवर्ड या ईमेल एड्रेस। तो क्या होता है आपका? नेम, फिर @ और डोमेन नेम में क्या होता है आपका? ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हर किसी का एक ही होता है। इसमें क्या होता है? पहले नेम होता है और @ के बाद क्या होता है? डोमेन नेम। प्रत्येक यूजर के लिए आमतौर पर यही फॉर्मेट एक यूनिक पहचान करता होता है। दोस्तों ये 1 से लेकर 100 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को देख कर जाएँ, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें, तैयारी में अच्छे से लगे रहिए और दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन बेजरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता इस बारी। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। अपना रिवीजन कीजिए अच्छे से और अपना एग्ज़ाम दे के आइए। जय हिंद।